Hello everyone, good afternoon. Welcome to today's class. How are you all my Unacademy champions? How are you my rock stars? आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं बट हाउ आर यू एवरीवन? हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे वो भी हिंदी में, राइट? तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए एंड फॉर मोर एंड मोर लर्निंग्स कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ जो स्पेशली आपके लिए है एंड इन हिंदी, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं। पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। आई एम नेहा सूद, आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर और मैं आपकी एसएसटी की एजुकेटर हूँ फॉर क्लास 6th 7th एंड 8th। मैं आपको हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी ये तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ फॉर दीज 3 क्लासेस। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे जाके फॉलो भी कर सकते हैं एंड यू कैन वॉच माय स्पेशल फ्री क्लास ऑन डेली बेसिस ऑल्सो। पर उसके लिए आपको क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके लिए आपको मेरे लिए मेरा कोड यूज़ करना है विच इज़ नेहा YT लाइव। ये कोड आपको यूज़ करना है ताकि आप मेरी स्पेशल फ्री क्लास को अनलॉक कर सकें, ठीक है। तो आपको अनलॉक करने के लिए ये कोड यूज़ करना है। यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस कोड और टू गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो आपको ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शंस पे, जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आपको पूरा ख़त्म करा दिया जाएगा एंड लॉट मैनी थिंग्स, राइट। तो आज हम शुरू करते हैं। अब तो आप सब मुझे पहचान गए होंगे, आपने मेरी वीडियोस काफ़ी देखी होंगी, बट आज हम क्या टॉपिक शुरू करने हैं? ऑफ कोर्स वो भी क्लास 8 का ही टॉपिक है, वो है वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। पहले तो हम इस चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं। इतना बड़ा चैप्टर है, क्या वुमेन, क्या कास्ट, क्या रिफॉर्म, कुछ समझ नहीं आ रहा इसके अंदर। तो मैं हूँ ना, तो फॉर क्लास 8 का टॉपिक है ये हिस्ट्री का, ठीक है। तो इसके अंदर ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर बेसिकली दिखाता है कि क्या चेंजेस लाई, औरतों के लिए क्या चेंजेस आई पुराने ज़माने में। पुराने ज़माने में औरतों की लाइफ बहुत ही एंशियंट टाइम की मैं बात कर रही हूँ। औरतों की लाइफ, वुमेंस की लाइफ वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे कि उनके साथ कैसा बिहेवियर होता था। वुमेन इज़ बेसिकली, हम इसके अंदर वुमेंस के बारे में पढ़ेंगे, चेंजेस इन वुमेंस लाइफ, क्या क्या चेंजेस आए और पहले कैसे थी, पास्ट में कैसी थी। एंड द कास्ट सिस्टम, आपको सबको पता है कास्ट सिस्टम कितने सारे थे, कितने सब कुछ था कास्ट सिस्टम में। तो हम कास्ट सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। कास्ट सिस्टम में जैसे डिफरेंट कास्ट थे, तो ये कैसे कास्ट सिस्टम इम्पैक्ट करता था, क्या इम्पैक्ट करता था इस चीज़ों को। एंड द रिफॉर्म मीन्स रेवोल्यूशन, चेंजेस क्या क्या आए। वी हैड डिफरेंट रिफॉर्मर्स, हमारे पास डिफरेंट रिफॉर्मर्स थे और उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए, क्या क्या लॉज बदले। ब्रिटिशर्स ने क्या क्या लॉज बदले, उनके साथ क्या क्या चीज़ें उनके साथ चेंज हुई गई। वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। सो आपको समझ में आ गया अब इस चैप्टर का नाम, वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म मीन्स चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या अबॉलिश हुए लॉज, क्या क्या हुआ। सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। शुरू करें, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्स्ट स्लाइड में क्या है। ओके, अब हम इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। वर्किंग टूवर्ड्स द चेंज टॉपिक हम वैसे पढ़ेंगे, जिसमें राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में पढ़ेंगे। चेंजिंग द लाइफ ऑफ द विडोज, द गर्ल बिगिन टू गोइंग टू स्कूल, वुमेन राइट अबाउट वुमेन, औरतें ही औरतों को सपोर्ट करती है, राइट। पंडिता रामाबाई और द लॉ अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। इसके अंदर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी बताऊंगी एंड आंसर्स, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपके इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं, राइट। तो हम ये सब चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं। तो
ध्यान दो अब इस चैप्टर में। मैं आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसानी से स्टोरीज में कन्वर्ट करके आपके लिए प्रेजेंट करूँगी ताकि फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्लाइड। ओके, तो फर्स्ट स्लाइड में बेसिकली क्या दिखाया गया, इंट्रोडक्शन है बेसिकली, इट्स अबाउट द वुमेन। कैसे था 200 साल पहले। तो 200 साल पहले वुमेन कैसी थी, क्या था, और ये सब कुछ चीज़ें हम देखने वाले हैं। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो 200 साल पहले क्या होता था, हम सब ने ये अपने सुना होगा, अपने दादाजी वगैरह से, हमने बुक्स में पढ़ा हुआ है, अपनी दादी माँ से, पुराने ज़माने में कैसी होती थी औरतों की लाइफ, राइट। उन्होंने भी ये सब फेस करके बाहर निकले हैं। तो 200 ईयर्स अगो, मैं 200 साल पुरानी बात बता रही हूँ, ये मत समझना कि अभी भी है। चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा और पॉलीगैमी, ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट में आ चुकी थी। चाइल्ड मैरिज का क्या मतलब है, बाल विवाह। बाल विवाह हम अभी भी देखते हैं और हमें सीरियल्स के थ्रू भी दिखाया गया है कि कैसे ये बाल विवाह, छोटे छोटे लड़कियों को बाल विवाह की उस रीति में बांधा गया और उनको उसको उसके अंदर डाल दिया गया कि कैसे कैसे लड़कियों की शादी की जाती थी। चाहे लड़की 12 से 13 साल की होती थी लड़की और उसकी मैरिज करा दी जाती थी, राइट। और मे इट्स नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि वो भी बच्चा ही होगा जिससे उसका बाल विवाह कराया जाता था। वो 30 साल का भी हो सकता था, 40 साल का भी हो सकता था। इट वॉज नॉट इट वॉज लाइक दैट। तो एक सोचिए, जिस एज में उनके पढ़ने लिखने और खेलने की उम्र थी, उनको उसमें मैरिज के अंदर, चाइल्ड मैरिज के एक्ट उसके अंदर फोर्स किया जाता था, उनका बाल विवाह करा दिया जाता था, जो बहुत ही ज़्यादा दर्दई था, ठीक है। फिर हम देखते हैं सती प्रथा। आप सबको पता है सती प्रथा क्या थी। सती प्रथा एक बहुत ही, हम देखते हैं क्या है सती प्रथा। सुती, वैसे था इसका नाम सुती, ठीक है। और इट वॉज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत सती, गुड वुमेन, और जी चेस्ट वाइफ, मतलब एक अच्छी औरत। शायद उनको लगता था कि एक अच्छी औरत, एक अच्छी पत्नी शायद ये काम करेगी तो वो और अच्छी बन जाएगी। उस टाइम की मैं आपको वो बता रही हूँ, कंडीशंस बता रही हूँ बेसिकली। द इंडियन कस्टम ऑफ वाइफ इमुलेटिंग हर सेल्फ आइदर ऑन फ्यूनरल, मैं अभी आपको इसको समझाऊंगी भी, पायरी ऑन हर डेड हस्बैंड और इन सेम अदर फैशन soon after his death. Although never widely practiced, Suti was the idol of womanly devotion held by certain Brahman and royal caste. तो सती क्या थी बेसिकली, दिस इज सती। ये फोटोग्राफ जो आप देख रहे हैं ये सती की है। तो सती क्या थी, सती वॉज बेसिकली एक इंडियन की रीति रिवाज था, जिसमें जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, हस्बैंड की डेथ हो गई, सब कुछ हो गया, तो क्या किया जाता था, जिसमें हस्बैंड की क्रिमिनेशन की जाती थी उस टाइम पे, औरत को भी उस टाइम पे उसी क्रिमिनेशन में बिठा दिया जाता था, जिंदा, यस, जिंदा बिठा दिया जाता था। देखिए कैसे, मतलब और उसको उसके साथ जलना होता था उसी क्रिमिनेशन साइन में। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस में आ चुकी थी, जो कि उसमें देखा जाता था कि गुड वुमेन और चेस्ट वाइफ, मतलब अच्छी वाइफ, अच्छी औरत की पहचान यही होगी जो सती हो जाएगी। डू यू रियली थिंक, क्या आप सोच सकते हैं कैसी ये प्रथा चली थी। तो सती was idol of womanly devotion held by certain Brahmin and royal caste. तो ये हर कोई फॉलो नहीं करता था, ये हर कोई फॉलो नहीं करता था, बट बेसिकली ब्राह्मण फैमिली या रॉयल कास्ट के लोग, रॉयल कास्ट के लोग हो गए, वो ये फॉलो करते थे, बेसिकली वो ये फॉलो करने लग गए थे कास्ट, ठीक है। उन्होंने अपना ये ट्रेडिशन बना लिया था, कस्टम बना लिया था कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको उसके साथ सती होना पड़ेगा, उसको उसके साथ उसी क्रिमिनेशन में बैठना पड़ेगा और
अपनी गुड वाइफ, अपनी चेस्ट वुमेन, मतलब अच्छी वाइफ की तरह अपने आप को दिखाने के लिए उसी फ्यूनरल में, उसी क्रिमिनेशन में बैठना पड़ेगा ऑन हर डेड हस्बैंड। वेरी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम पढ़ के हमें इतना अजीब लग रहा है, तो उस टाइम पे जब ये हुआ जाता था तो कितनी अजीब सी बात होती थी, स्पेशली औरतों के लिए जिनको ये फेस करना पड़ रहा था। वो नेवर वाइडली प्रैक्टिस, ऑल्दो इट वॉज नेवर वाइडली प्रैक्टिस बट स्टिल इट वॉज देयर। ये हैं, इसके इंस्टेंस हैं। तो अब हम देखते हैं, हमने पढ़ लिया चाइल्ड मैरिज के बारे में, सती प्रथा के बारे में और पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या होता है? पॉलीगैमी इज़ बेसिकली एक हस्बैंड ने अब 3-4 शादियां कर ली, मतलब 3-4 बीवियां हो गई, तो इट वाज अलाउड एट दैट टाइम। तो किसी भी औरत की किसी का कोई हक ही नहीं है इसमें। 3-4 शादियां हो गई, 3-4 तो आई एम जस्ट 4-5 बीवियां भी हो सकती थी, तो दैट वाज बेसिकली अ पॉलीगैमी, मतलब एक हस्बैंड की मल्टीपल वाइफ्स। समझ में आ गया आप सबको? आई नो ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, बट दीज ऑल हैज़ बीन एबॉलिश्ड। तो 200 साल पहले क्या होता था? सती प्रथा, पॉलीगैमी एंड चाइल्ड मैरिज वॉज, मतलब एक तरह से वो औरतों पे थोपा गया था। औरतें अपनी मर्जी से नहीं करती थी, पर उन पे थोपा जा रहा था ये चीज़ें कि आप औरत हो, यू आर फ्रॉम द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, आपको ये सब करना पड़ेगा, आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा। कोई हक नहीं था औरतों के पास, ना वो पढ़ लिख सकती थी, ना वो बाहर जा सकती थी, ना वो बैठ सकती थी सबके साथ, ना कुछ कर सकती थी। इसके अंदर एक विडो भी आता है, मतलब विधवा होना, अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं, वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी वॉज लिमिटेड। तो वुमेन्स की जो राइट थी प्रॉपर्टी के अंदर वो भी बहुत कम थी, मतलब थी ही नहीं। अभी भी वुमेन्स को बेसिकली प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं दिया जाता था। बट अब क्या हुआ है कि अब जैसे बेटियों को और सब कितने चेंजेस आ गए, अब बेटियों को भी अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में हक लेने का पूरा हक है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने ये लू फॉल किया है। तो अब क्या किया है, एवरी देयर इज़ इक्वालिटी। कोई ऐसा काम नहीं है जो शायद औरतें नहीं कर सकती और शायद मेंस नहीं कर सकते और वुमेन बॉयज़ नहीं कर सकती या गर्ल्स नहीं कर सकती। मैं बॉयज़ गर्ल्स लेके चलती हूँ। सो एवरी वन इज़ इक्वल। बट एट दैट टाइम चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, ये सब औरतों पे ही थोपी जा रहा था। ठीक है, वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वॉज लिमिटेड। वुमेन वॉज नॉट गिवन एजुकेशन। उन्हें घर में बैठाया जाता था, उन्हें घर के काम कराए जाते थे, उन्हें सब कुछ वही चीज़ें करनी पड़ती थी जो ट्रेडिशन में चल रही हैं। जिसने पढ़ने लिखने का भी शौक़ होता था तो उसको भी नहीं पढ़ाया जाता था। पर दीज डेज वुमेन आर ऑन दी हायर साइड। वो पढ़ती हैं, लिखती हैं, सबके साथ बराबरी में करती हैं, MNCs में डायरेक्टर्स की पोस्ट पे भी हैं, सब कुछ हैं। सो पॉलिटिक्स में हैं, हर जगह हैं वुमेन्स। सो दैट मीन्स अब औरतें किसी से पीछे नहीं हैं। ठीक है, तो वुमेन्स वर नॉट गिवन एनी एजुकेशन, मतलब पढ़ाई लिखाई तो भूल ही जाओ। दे वर नॉट गिवन एनी एजुकेशन, उनको कोई एजुकेशन नहीं दी जाती थी। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू द कास्ट। अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने ये पढ़ लिया चाइल्ड मैरिज के बारे में, सती प्रथा के बारे में, पॉलीगैमी के बारे में। वुमेन वर नॉट गिवन एनी राइट टू द प्रॉपर्टी of the husband or the parents, or her own right was abolished basically. Woman was not given any education, उनको कोई पढ़ाई लिखाई नहीं दी जाती थी। सोसाइटी डिवाइडेड इन दी कास्ट। अब देखते हैं हम कास्ट सिस्टम क्या था। तो बेसिकली वर्ना सिस्टम इज द कास्ट सिस्टम, और ये ब्राह्मण्स द्वारा ही बनाया गया था। These were formed by the Brahmins itself. तो क्या था इस कास्ट सिस्टम में? सबसे ऊपर ब्राह्मण्स को रखा गया था, देन वी हैव क्षत्रियास, देन वी हैड वैश्यास, और फिर आते थे शूद्रास। सबसे नीच जो होते थे वो बेसिकली उनको रखा जाता शूद्रास, मतलब ये बिल्कुल अलग हैं सोसाइटी से। तो ब्राह्मण, क्षत्रियास और वैश्यास। क्षत्रियास, अब जब किसी को रूलर भी बनना होता था उस टाइम पे, रूलर जिसने किंगडम चलानी है, ही हैज़ टू बी अ क्षत्रिय, उसको क्षत्रिय बनना ज़रूरी था। ठीक है, या किंगडम चलाने के लिए उसको ये क्षत्रिय ब्राह्मण
उसको क्षत्रिय कास्ट होनी उसकी ज़रूरी थी। एंड शूद्रास उनसे बेकार से काम कराए जाते थे, जो नीच के काम होते हैं बेसिकली, उनको अलग रखा जाता था, डिफरेंट फ्रॉम दी सोसाइटी, वो केप्ट डिफरेंट फ्रॉम दी सोसाइटी। तो क्या था इसके अंदर, अब हम देखते हैं ये कैसे। आप सबने ये नोट कर लिया है, कास्ट सिस्टम इंक्लूडेड ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। तो ये आपको कास्ट सिस्टम पता होने चाहिए। सबसे ऊपर कौन थे, ब्राह्मण्स थे, फिर क्षत्रियास थे, फिर वैश्यास थे, और ये ब्राह्मण्स द्वारा ही कास्ट सिस्टम बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है सोसाइटी डिवाइडेड देम इनटू द कास्ट। तो कास्ट के द्वारा सोसाइटी को भी डिवाइड कर दिया गया था, औरतों को भी उस हिसाब से डिवाइड कर दिया गया था। द 19th and 20th century saw many changes in the society। अब आई 19th और 20th सेंचुरी। अब हम देखेंगे ये कैसे कैसे चेंजेस आते गए सोसाइटी में, कैसे कैसे औरतों को कुछ चीज़ें अबॉलिश होती गई, मतलब ख़त्म कर दी गई, और 19 और 20th सेंचुरी में सॉ मैनी चेंजेस इन दी सोसाइटी। सोसाइटी में बहुत सारी चेंजेस लाई गई। आई होप आप सबको ये समझ आ गया, सती, वर्णा सिस्टम, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। अब हम आते हैं वर्किंग टूवर्ड्स द चेंज बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। क्या क्या चेंजेस आने शुरू हो गए। सबसे बड़ा चेंज था न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक न्यूज़पेपर, बुक्स एंड मैगजीन्स एंड लीफलेट्स छपने शुरू हो गए। मतलब अब लोग अब न्यूज़पेपर्स आने लग गए, अखबार आने लग गए, बुक्स आने लग गई, मैगजीन्स आने लग गई, लीफलेट्स आने लग गए। तो इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा होनी शुरू हो गई कि ऐसा भी कुछ हो रहा है उस कास्ट सिस्टम में, उस इधर और उधर। तो इन जस्ट नोटेड डाउन बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी में ये सब शुरू हो चुका था। पीपल स्टार्टेड डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग द सोशल प्रैक्टिस। अब ये सोशल प्रैक्टिस जब वो उनको अखबारों में ये सब चीज़ें छपनी शुरू हो गई, लोग कम्युनिकेट कर पा रहे थे, एक दूसरे से बात करते थे, तो क्या करते थे, इस पे बहस छिड़ जाती थी इस सोशल प्रैक्टिस पे। कोई तो इसके खिलाफ भी थे और कोई उसके साथ भी थे। सो देयर वाज बेसिकली मिक्स थी, चीज़ें मिक्स्ड हो गई थी। कोई थे कि हाँ हाँ ये तो करना चाहिए, औरतों को अपना कोई हक नहीं मिलेगा, और कोई लोग कहते थे कि हमें तो ये चीज़ एबॉलिश कर देनी चाहिए, कितना औरतों पे और कितना जुल्म होगा। तो पीपल स्टार्टेड डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग दी सोशल प्रैक्टिस। कॉमन मैन नाउ हैड एन एक्सेस टू प्रिंट मीडिया। तो जो कॉमन मैन था उसके पास एक्सेस हो गया था किसका, प्रिंट मीडिया का। तो हम ऐसे चलेंगे, न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन एंड लीफलेट्स। कॉमन नाउ हैड एक्सेस टू प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया से भी उनका एक्सेस था। ठीक है, पीपल स्टार्टेड डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग सोशल प्रैक्टिसेस। इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म ग्रुप्स स्टार्टेड दीज डिबेट्स। तो जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे, रिफॉर्मर्स वो होते हैं जो बेसिकली सोसाइटी के लिए काम करते हैं, उनको बोला जाता है रिफॉर्मर्स। तो सोसाइटी के लिए काम करने वाले इंडियन रिफॉर्मर्स आ चुके थे, और उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन दीज डिबेट्स। और उनका क्या था कि बेसिकली इन चीज़ों को हटाना था, उनको ये चीज़ हटाना था। सो द कॉमन नाउ हैड एक्सेस टू प्रिंट मीडिया, new means of communication like newspaper, books, magazine and leaflets. People started debating and discussing the social practice। ठीक है, तो बेसिकली अब हम देखेंगे इसके अंदर प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया ने क्या क्या कमाल दिखाया था। बेसिकली पीपल स्टार्टेड डिबेटिंग, डिस्कसिंग about the social practice। ठीक है, लोगों ने डिस्कशन करना शुरू कर दिया था इसके बारे में।
तो अब आते हैं बेसिकली राजा राम मोहन रॉय जी, आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। फ्रॉम 1772 से लेके 1833 तक, ठीक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज रिफॉर्म एसोसिएशन इन कैलकाटा। तो उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई थी, एक एनजीओ टाइप भी बोल सकते हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज, ठीक है। एंड वुमेन वर्क, उन्होंने ये देखा कि वुमेन वर कन्फाइंड टू होम्स, मतलब उनको कैद कर दिया गया था, वुमेन को घर के अंदर, उनको घर के अंदर कैद कर दिया गया था। एंड वुमेन वर कन्फाइंड टू होम्स, उनको घर के अंदर कैद कर दिया गया था, उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। फ्रीडम, उन्होंने फिर देयर वर नो एक्सेस टू एजुकेशन, वुमेन्स के पास देयर वर नो एक्सेस टू एजुकेशन, फेल्ट द नेसेसिटी टू डू एनी वे विद द ओल्ड कस्टम्स। तो उन्होंने कहा यहाँ पे हमें ओल्ड कस्टम्स को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है, नहीं तो ये चीज़ बढ़ती ही चली जाएगी, ठीक है। वांटेड टू स्प्रेड द वेस्टर्न नॉलेज, अब आपको पता है कि ब्रिटिशर्स तब तक आ चुके थे हमारे देश में, राज करना शुरू हो गए थे। वो भी चाहते थे कि हम सब सिविलाइज्ड हो जाएं। सिविलाइज का क्या मतलब होता है कि वो चाहते थे हम सब भी सिविलाइज्ड हो जाएं, हम भी पढ़े लिख जाएं और वेल ड्रेसअप हो जाएं और सब कुछ हो जाएं। तो दे ऑल्सो स्टार्टेड स्प्रेडिंग द वेस्टर्न एजुकेशन, मतलब वहाँ के रीति रिवाज लाने शुरू हो गए। सो वेस्टर्न नॉलेज में इंग्लिश भी आता था, इंग्लिश एजुकेशन वो देना शुरू हो गए। बट वी हैड फ्यू पीपल एट दैट टाइम ऑल्सो, जैसे महात्मा गांधी जी और भी बहुत सारे लोग थे, वो चाहते थे वेस्टर्न एजुकेशन ना आए, इंडियन नॉलेज ही बटे। बट राजा राम मोहन रॉय वांटेड टू स्प्रेड दी वेस्टर्न नॉलेज, उनको था कि वेस्टर्न नॉलेज और स्प्रेड हो। फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर दी वुमेन, वुमेन वर गिवन, उनको चाहते थे वुमेन को भी फ्रीडम मिले, क्यों वो कंधे से कंधा मिला के और आदमियों के साथ भी चले, उनको भी इक्वालिटी दी जाए। सो वी नो इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज़ है। इक्वालिटी हर किसी को मिलनी चाहिए, एवरी वन इज इक्वल। तो उन्होंने अब उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी थी। वुमेन वर कन्फाइंड टू होम्स, देयर वर नो एक्सेस टू एजुकेशन, फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ डूइंग विद ओल्ड कस्टम्स, वांटेड टू स्प्रेड नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज बेसिकली, एंड फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी फ्रॉम वुमेन। हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं राजा राम मोहन जी के बारे में। सो राजा राम मोहन रॉय वॉज स्पेल्ड एज राम मोहन, उनको ये बोला जाता था राम मोहन। और राम मोहन वॉज बॉर्न इन May 22, 1772, राधानगर बंगाल में उनका जन्म हुआ था। तो वो बेसिकली उनका बंगाल में जन्म हुआ था। एंड डाइड इन 17 सितंबर 27 1833 ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में उनका देहांत हुआ था। इंडियन रिलीजियस, सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्मर who challenged traditional Hindu culture and indicated the lines of progress for the Indian society under the British rule। तो उन्होंने बेसिकली इंडियन ट्रेडिशन को, इंडियन कल्चर को चैलेंज करना शुरू कर दिया था कि ये आप जो कर रहे हैं ना एज अ ट्रेडिशन, ये बिल्कुल गलत है। दिस ही वॉज टोटली अगेंस्ट इट, ठीक है। एंड इंडिकेटेड द लाइन ऑफ प्रोग्रेस फॉर इंडियन सोसाइटी अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के राज में वो इंडिया को एक मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते थे। दैट इज़ वाई ही इज समटाइम्स कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया इसलिए उनको बोला जाता था। ही वॉज बॉर्न इन द ब्रिटिश रूल बंगाल टू अ प्रोस्पेरस फैमिली ऑफ ब्राह्मण क्लास। तो सबसे ऊपर क्लास में थे, सबसे ऊपर कास्ट में थे वो। ही वॉज बॉर्न इन द ब्राह्मण फैमिली, ब्राह्मण की फैमिली में थे। लिटिल इज नोन ऑफ हिज अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, बट he seems to have developed unorthodox religious ideas at early age। मतलब as a youth he traveled widely, but he seems to have developed अनऑर्थोडॉक्स थे वो। बेसिकली ऑर्थोडॉक्स मतलब होते हैं जो पुराने ज़माने के होते हैं, पुराने ख्यालात होते हैं, बहुत ही वहमी होते हैं। एंड ही वॉज बेसिकली नॉट लाइक दैट। एज अ यूथ he traveled widely outside Bengal
एंड मास्टर्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस, उनको बहुत सारी लैंग्वेज आती थी। कौन सी? संस्कृत, पर्शियन, अरबिक, इंग्लिश, इन एडिशन टू हिज नेटिव बंगाली, और हिंदी तो उनकी बेसिकली उनकी मदर टंग्स थी, ठीक है। तो रॉय सपोर्टेड हिमसेल्फ बाय मनी लैंडलिंग एंड मैनेजिंग हिज स्मॉल स्टेट एंड स्पेकुलेटिंग इन ब्रिटिश East India Company bonds. In 1805, he was employed by John Digby as a lower company official who introduced him to a western culture. तो अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे उनको एम्प्लॉयमेंट दी गई थी उसके अंदर बाय दी जॉन डिगबाय, अ लोअर ब्रिटिश कंपनी ऑफिशियल हु इंट्रोड्यूस हिम टू अ वेस्टर्न कल्चर, जो बेसिकली वेस्टर्न कल्चर और लिटरेचर को फैलाना चाहते थे। For the next 10 years, Roy drifted in and out of British East India Company and serviced as a Digby assistant. तो धीरे धीरे क्या थे, वो ब्रिटिशर्स के लिए भी काम कर रहे थे, बट ऐसा नहीं था कि वो ब्रिटिशर्स के दबाव में आके ही अपना ये काम उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने ब्रह्मो समाज फॉर्म किया, उन्होंने कैलकाटा में वुमेन्स वर कन्फाइंड टू होम्स, फ्रीडम, उन्होंने देखा कैसे फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए। देखते हैं उन्होंने और कौन से काम किए। तो चेंजेस इन दी, अभी इसको हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से। तो क्या क्या चेंजेस आने शुरू हुए इन द लाइफ ऑफ द विडोज। फर्स्ट, द सिचुएशन ऑफ द विडोज मूव्ड रॉय। तो सिचुएशन, उनकी सिचुएशन देख के राजा राम मोहन जी रॉय दुखी भी हुए, पर उन्होंने सोचा कि अब मैं ये सिस्टम को अबॉलिश करके ही रहूँगा। इस प्रथा को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ चुकी थी, ठीक है। विडोज़ आप सब समझते हैं, विडोज़ क्या है? जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उसको बोला जाता है विडोज़। विडोज़ मतलब विधवा हो गई थी। एंड द सिचुएशन ऑफ द विडोज़ मूव द रॉय। तो उस टाइम पे क्या था, विडोज़ जो होती थी उनको अलग रखा जाता था, उनको अलग खाने के लिए दिया जाता था, उनको सबके साथ सोसाइटी के साथ बैठने उठने की कोई इजाज़त नहीं थी। तो विडोज़, उनको आपने पुराने ज़माने में देखा हो, उनको बाल उतरवा दिए जाते थे, सिर्फ सफ़ेद पोशाकें पहन के उनको घूमना होता था, घर से अलग रहना होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। बेसिकली पुरानी मूवीज़ में ये चीज़ दिखाई जाती है। तो कैंपेन अगेंस्ट दी सती, उन्होंने कैंपेन भी किया सती के अगेंस्ट। सती के अगेंस्ट जो हमने पढ़ा, सूती सती, जब वुमेन को क्रिमिनेशन के टाइम पे फ्यूनरल में अपने हस्बैंड के साथ बिठाया जाता है, उन्होंने कैंपेन की। कैंपेन का मतलब पता है, धरने किए। ही ऑल्सो ही वॉज नॉलेजेबल मैन एंड हैड एंशियंट टेक्स्ट। एंशियंट टेक्स्ट में बेसिकली संस्कृत वगैरह, और उनको काफ़ी लैंग्वेजेस की जानकारी थी। तो ही वॉज अ नॉलेजेबल मैन एंड रेड एंशियंट टेक्स्ट। ही रोट इन हिज आर्टिकल्स दैट सती हैड नो मेंशन इन द एंशियंट टेक्स्ट। उन्होंने ये भी देखा कि सती के बारे में एंशियंट टेक्स्ट में कुछ नहीं लिखा गया है, कुछ नहीं लिखा गया। ही रोट इन हिज आर्टिकल्स why Sati had no mention in the ancient text. British officials supported him in this. So Britishers वो भी चाहते थे कि इंडिया में वेस्टर्न कल्चर है, सपोर्ट करे, सब कुछ करे। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ऑफिशियल स्टार्टेड सपोर्टिंग हिम इन दिस। सती वॉज बैंड फाइनली इन 1829। तो सती कब बैन हुई थी? आई एम राइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सती बैंड, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, सती कब बैन हुई थी? इन 1829। डेट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बट ज़्यादा रटने से, चीज़ों को समझने से ज़्यादा हम ज़्यादा जल्दी डेट्स को याद कर पाएंगे, इससे पहले कि बस हमने लर्न करनी ही करनी है डेट्स। ऐसा मत कीजिएगा। वुमेन के बारे में हम जब पढ़ रहे हैं तो हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, कैसे ब्रह्मो समाज के अंदर राजा राम मोहन जी राय उन्होंने किया सब कुछ, और 1829 में जाके सती को अबॉलिश किया गया, बैन लगा दिया गया उस पर, कोई इसके अगेंस्ट नहीं करेगा। तो देखा आपने, चेंजिंग द लाइफ ऑफ द विडोज़। विडोज़ मीन्स जिनके हस्बैंड मर जाते हैं और उन्होंने अकेले ही ज़िंदगी बितानी है विधवा की तरह। तो दैट आर बेसिकली विडोज़। That are basically widows. The situation of widows moved by Roy campaigned against the sati.
He was knowledgeable man and had read ancient texts. Sati was banned in 1829. British officials supported him in this. He wrote in these articles that the sati had no mention in the ancient text. चलिए अब आगे देखते हैं. यूरोपियन began to criticize another ritual and custom. अब एक कस्टम था जो बहुत ही ज़्यादा, अगर आप उसको सर्च भी करेंगे नेट पे, यू कैन फाइंड इट आउट. देयर इज़ अ हुक हैंगिंग फेस्टिवल. हुक हैंगिंग फेस्टिवल बेसिकली बंगाल साइड में था. उसमें क्या था कि आपके बैक पे हुक को लगा दिया जाता है. एक हुक आप समझ सकते हैं जो ऐसे टाइप का होता है हुक. तो आपके बैक में आपकी स्किन के अंदर एक ऐसे हुक को गाड़ दिया जाता था. ठीक है, उससे लगता था ये हुक आदमियों के हुक हैंगिंग फेस्टिवल था. सो डिवोटीज अटैच टू हुक्स टू देयर स्किन स्वंग देमसेल्फ ऑन देयर व्हील्स. तो वो अपने आप को लटका देते थे. ये क्यों करते थे, ये प्रथा क्यों फॉलो की जाती थी? बेसिकली उनको लगता था कि शायद भगवान गॉड विल बी हैप्पी. बेसिकली दिस इज अ डिवोटी का नाम क्यों लिया गया? जो भक्त है वो ये काम करते थे. उनको लगता था हम ये अपने आप को तकलीफ पहुंचाएंगे तो भगवान शायद हमसे खुश हो जाएगा. बट ऐसा नहीं है, भगवान हमसे ऐसे खुश नहीं होने वाले. हमारे कर्म, हमारा सब कुछ से ही भगवान खुश होते हैं. हम क्या करते हैं, हम अच्छी चीज़ें करते हैं, उससे खुश होते हैं. अपने आप को तकलीफ़ दे के, अपने आप को हुक हैंगिंग फेस्टिवल से लगा के क्या हम भगवान को खुश कर पाएंगे? नहीं. हम तो गलत प्रथाएं फैला रहे हैं एक तरह से अपनी दुनिया में. तो यूरोपियंस ने जब ये देखा, वो तो बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ गए. ब्रिटिशर्स ने देखा कि जब वो क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए, मतलब अगेंस्ट थे वो इस चीज़ से. ये क्या है, ये कैसी प्रथा है इंडिया के अंदर? तो अदर इंडियन rituals and customs, so they criticize the hook hanging festivals. Devotees attached to hooks to their skins hung themselves on wheels. तो व्हील्स पे अपने आप को लटका देते थे. आप इसकी अगर फ़ोटोज़ देखेंगे, आपको फ़ोटोज़ में दिख जाएगा कि कितना ये दर्दिये था, कितना दर्द देता था कि आपको आपकी स्किन में अगर ये लगा दिया जाए हुक से और आपको लटका दिया जाए तो क्या लगेगा. ओके, अब हम आते हैं विडो रीमैरिज में. अब तो विधवा हो गई. विडो रीमैरिज क्यों इतना था? क्योंकि जब 12 से 13 साल की उम्र की लड़की किसी 30 से 40 साल के आदमी के साथ हो जाती है, तो अगर वो 16-17 साल की होगी, तो अगर वो विडो हो गई बाय चांस, तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती थी. ठीक है, ख़त्म कर दी जाती थी पूरी ज़िंदगी को. पूरी ज़िंदगी उसको कुछ नहीं मिलेगा, ना तो वो एजुकेशन की राइट में है, ना कुछ है. तो बेसिकली विडो रीमैरिज वॉज इंट्रोड्यूस. विडो रीमैरिज इस दुनिया यहाँ पे विडो रीमैरिज था. तो ईश्वर चंद विद्यासागर, ही वॉज द अदर रिफॉर्मर जो सोसाइटी के लिए काम करते थे. यूज द एंशिएंट टेक्स्ट एंड प्रपोज विडो रीमैरिज. उन्होंने देखा कि इतनी छोटी छोटी लड़कियों को भी विधवा का उन पे ऊपर लग गया है, और वो आगे जाके कुछ भी, अब ना तो वो अपनी ज़िंदगी में दूसरी शादी कर सकती हैं, ना तो वो सब लोगों के साथ उठती बैठती हैं. और छोटी सी उम्र में उनका एक बाल विवाह से पहले हुआ, फिर उनको विधवा बना दिया गया. इन 1856 विडो रीमैरिज वॉज लीगलाइज्ड बाय द पहले हम देखते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर ने क्या किया. ईश्वरचंद विद्यासागर यूज द एंशिएंट टेक्स्ट मीन संस्कृत वगैरह ये सब, एंड प्रपोज विडो रीमैरिज. उन्होंने बोला विडो रीमैरिज होनी चाहिए, मतलब दूसरी शादी करा लेनी चाहिए सब विडोज़ की. तो इट वॉज स्प्रेड इन मद्रास, बॉम्बे एंड नॉर्थ इंडिया. सब जगह इन्होंने अपनी ये मैसेज स्प्रेड करने शुरू कर दिए. ठीक है. स्वामी दयानंद वॉज एन स्वामी दयानंद भी आते हैं इसके अंदर, एंड आर्य समाज ऑल्सो. तो इसके अंदर विडो रीमैरिज के अंदर ईश्वर चंद विद्यासागर, फिर उसके बाद स्वामी दयानंद was an Arya Samaj also supported this widow remarriage. स्वामी दयानंद
विडोज हु रीमैरिड वर नॉट रेडली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। तो अब हम देखते हैं इन 1856 में क्या हुआ। विडो रीमैरिज वॉज लीगलाइज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ तो बहुत अच्छे काम किए इंडिया में। उन्होंने क्या किया, इन 1856 में विडोज रीमैरिज वॉज लीगलाइज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऐसा नहीं था कि वो अपनी तरफ हमें झुकाना चाहते थे, पर उनको लगा कि कुछ चीज़ें वेस्टर्न कल्चर में भी अच्छी थी, तो उन्होंने विडो रीमैरिज का लॉ जो था बेसिकली उसको लीगलाइज कर दिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मैनी पीपल विडोज, जब विडोज अब जिनकी दूसरी शादी होने लगे उनको सोसाइटी द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। आपने तो दूसरी शादी कर दी, आपको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बताओ अब कैसी ये प्रथा है, हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैनी पीपल बॉयकॉटेड विद्यासागर। बॉयकॉटेड मतलब उनसे बातचीत करना, उनको सोसाइटी से दूर कर दिया गया विद्यासागर जी को, क्योंकि उन्होंने क्या किया, विडो रीमैरिज का एक्ट पास कर दिया, जो विडोज़ के लिए बेसिकली एक विधवा के लिए बहुत ही अच्छा था। सो मैनी पीपल बॉयकॉटेड विद्यासागर, उनको बॉयकॉट कर दिया। उन कैसी कैसी प्रथाएं लेके आ रहे हैं ये हमारी सोसाइटी में, हमारे इंडियन कल्चर को तो ये बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो लोगों की बेसिकली ऐसी थिंकिंग थी। सो मैनी पीपल बॉयकॉटेड विद्यासागर। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इसको नोट करते चलो कि कौन लाया था विडो रीमैरिज का एक्ट बेसिकली। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने ये चीज़ शुरू की थी। फिर धीरे धीरे 1856 में विडोज रीमैरिज वॉज लीगलाइज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मैनी पीपल बॉयकॉटेड विद्यासागर। विडोज हु रीमैरिड वर नॉट रेडली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। उनको सोसाइटी से साथ नहीं रखा जाता था। बट ऐसा नहीं है सब ने नहीं किया था, बट कुछ लोग खुश भी थे कि ठीक है अच्छे चेंजेस आ रहे हैं इंडिया में। स्वामी दयानंद ने भी उनको सपोर्ट किया था, ईश्वरचंद विद्यासागर जी। क्लियर। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। गर्ल्स बिगिन टू गो इनटू अ स्कूल। अब स्कूल जाना गर्ल्स के लिए आज के ज़माने में तो येस इट इज़ नेसेसरी, येस इट इज़ नेसेसरी, बट उस टाइम के ज़माने में गर्ल्स को जाना स्कूल एक कह सकते एक अभिशाप ही हो गया था। स्कूल्स, और वो भी गर्ल्स, पढ़ाई लिखाई वो भी गर्ल्स, तो वो चीज़ ख़त्म होती चली गई थी। तो गर्ल्स औरतें अब स्कूल जाना शुरू कर दिया गया था। उनके अंदर चेंजेस आप देख रहे हैं कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। पहले सती सिस्टम अबॉलिश किया गया, फिर उसके बाद विडो रीमैरिज लाया गया। अब आते हैं एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड एज वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर हम पढ़े लिखे हैं, अगर हम सोसाइटी में पढ़े लिखेंगे, उठे बैठेंगे, सब कुछ करेंगे, तो हमारा भी कुछ रुतबा होगा, है ना। हम भी अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चल पाएंगे और उसकी मदद कर पाएंगे। हमने भी आगे जो हमारी पीढ़ियाँ होंगी हम उनको भी पढ़ा लिखा पाएंगे। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो एजुकेशन ऑफ वुमेन वॉज वेरी नेसेसरी टू चेंज दिस सोसाइटी। औरतों की सोसाइटी को चेंज करने के लिए एजुकेशन ऑफ वुमेन वॉज वेरी नेसेसरी। मैनी स्कूल्स वर सेट अप फॉर गर्ल्स इन मिड 19 सेंचुरी। तो बेसिकली जब वेस्टर्न इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास हुआ होगा तो देयर वर मैनी स्कूल्स वर सेट अप ओनली फॉर गर्ल्स इन द मिड 19 सेंचुरी। Liberal fathers and husbands allow girls to go to school. So we had few nice people. कुछ अच्छे लोग भी थे, कुछ अच्छे भी थे जो लिबरल फादर्स थे बेसिकली, जो ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, जो अपनी बेटियों को पढ़ाना लिखाना चाहते थे। हस्बैंड्स, क्योंकि उस टाइम पे तो शादी हो जाती थी औरतों की छोटी एज में, वो अलाउड टू गो टू स्कूल्स, उनको स्कूल भेजना शुरू कर दिया था। सम वुमेन वर सेल्फ टॉट अबाउट रसुंदरी देवी स्टडीड इन द फ्लिकरिंग कैंडल लाइट। तो आपने ये रसुंदरी देवी का पार्ट बेसिकली 7th में भी पढ़ा होगा सिविक्स में। तो अभी मैं बताऊंगी फिर से, अब मुझे पता है आप सब भूल गए होंगे रसुंदरी देवी के बारे में, पर मैं अभी फिर से बताऊंगी। मुस्लिम्स वुमेन वर टॉट टू रीड, ठीक है। और डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर इन इंडिया विद 8 चिल्ड्रन।
तो 8 बच्चे होने के बाद भी शी बिकेम द फर्स्ट डॉक्टर इन इंडिया, डॉक्टर कंदाम्बिनी गांगुली। तो क्या था, एजुकेशन आनी शुरू हो गई, औरतों को, कुछ औरतों को लिबर्टी मिल गई कि हाँ वो घर से बाहर जा सकती हैं, स्कूल्स में जाके पढ़ सकती हैं, एजुकेशन में अपना पार्ट ले सकती हैं। जो लिबरल फादर्स थे एंड हस्बैंड से वर अलाउड टू गो टू, अलाउड गर्ल्स, अलाउड देयर वाइफ्स बेसिकली एंड डॉटर्स बेसिकली टू गो टू स्कूल। मुस्लिम्स में बेसिकली ये देखा जाता है कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं, तो मुस्लिम्स वुमेन वर ऑल्सो टॉट टू रीड, उनको भी सिखाया गया था। अब हम पढ़ते हैं रसुंदरी देवी के बारे में। रसुंदरी देवी ने एक बुक भी लिखी है, वो है अमर जीबान। You have already studied it before. The story of a रसुंदरी देवी। रसुंदरी देवी का उनका ये थी 1800 से 1890 तक, was born in वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में उनका जन्म हुआ था। शी वॉज अ हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड। उनके बहुत ही बड़े घर में उनकी शादी हुई थी, जिसके पास बहुत बड़ी ज़मीनें थी, सब कुछ था। ड्यूरिंग हर टाइम इट वॉज बिलीव दैट द वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट, शी वुड ब्रिंग अ बैड लक। अब देखिए क्या, क्यों वुमेन्स को रोका जाता था पढ़ने लिखने से, रीड एंड राइट थे। शी वुड ब्रिंग अ बैड लक टू हर हस्बैंड एंड बिकेम अ विडो। अगर वुमेन पढ़ लिख जाएगी तो क्या होगा, अनलकी हो जाएगा हस्बैंड, और जिससे हस्बैंड की डेथ हो जाएगी और वो विधवा बन जाएगी। क्या ये सोच ठीक है? आज के ज़माने में भी अगर कोई ऐसा बोले तो हम कहेंगे एक थप्पड़ लगाएंगे, तुम्हें ये क्या बातें कर रहे हो तुम, है ना। तो उस टाइम पे ये बोला जाता था कि द वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट। जो लड़की औरत पढ़ना लिखना चाहती थी, सीखना चाहती थी कुछ, शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड एंड बिकम विडो। ये उनकी सोच थी बेसिकली। However, even after knowing this, she taught herself how to read and write in a secret. तो बेसिकली क्या होता था, उन्होंने छुप छुप के, कहीं पे छुप छुप के अपने आप को, उनके बच्चों के द्वारा, उनके बच्चे पढ़ने जाते थे स्कूल्स में, ठीक है, उनके मे बी शायद से सन्स वगैरह थे, उनकी किताबें चुरा चुरा के, उनके सब कुछ कर कर के, शी टॉट हर सेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन द सीक्रेट इवन वेल आफ्टर मैरिज। तो हमने देखा उन्होंने कैसे पढ़ा, स्टडीड इन दी फ्लिकरिंग कैंडल लाइट्स। फ्लिकरिंग कैंडल लाइट्स में मोमबत्तियों के द्वारा पढ़ना शुरू कर दिया। तो देखो एजुकेशन की उस टाइम पे कितनी इंपॉर्टेंस थी। औरतें, लड़कियां तरसती थी कि हमें भी कुछ पढ़ना लिखना आ जाए। एट द एज ऑफ 60 अब उन्होंने इतना पढ़ लिया, इतना अपने आप को, खुद ही अपने आप को पढ़ा लिखा लिया। शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी। ऑटोग्राफी बेसिकली वो होती है चीज़ जो अपने बारे में हम लिखते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बड़े बड़े एक्टर्स की ऑटोबायोग्राफी आती है, कोई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की भी आ जाती है। हर बुक टाइटल was known as Amar Jiban is the first known autobiography written by the Indian woman। तो आपसे पूछा जा सकता है, पहले भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, अमर जीबान। इट वॉज रिटन इन बंगाली, बंगाली में लिखी गई थी, एंड वॉज द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी written by Indian woman. It was the first known autobiography written by the Indian woman. Please note it down. So who was responsible for encouraging widows remarriage? तो कौन responsible थे basically widows remarriage की? ये आपको question, these are important questions. These are important questions. Who were responsible for encouraging the widow remarriage? ईश्वर चंद विद्यासागर encourage widows remarriage. encourage किया था उन्होंने widows remarriage. British officials supported this idea and made it legal in 1856. Some people condemned and even boycotted विद्यासागर। तो
आपको अगर पूछा जाए कि हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकरेजिंग द विडोज रीमैरिज, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, कौन थे रिस्पॉन्सिबल, तो वो थे ईश्वर चंद विद्यासागर। वो इन्होंने इनकरेज किया था विडो रीमैरिज को, एंड ब्रिटिश ऑफिशियली सपोर्टेड दिस आइडिया एंड मेड इट लीगल इन 1856। ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट। सम पीपल कंडेम्ड, उनको कंडेम भी किया था, अगेंस्ट भी थे, और बॉयकॉट किया था विद्यासागर को। तो वुमेन राइट अबाउट वुमेन। अब शायद से हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा इस दिन का, आज की क्लास का। तो अब हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। तो मुस्लिम बेगम्स ऑफ भोपाल इनकरेज वुमेन एजुकेशन एंड वुमेन लर्न कुरान इन अरबिक। तो मुस्लिम्स की एजुकेशन, मुस्लिम्स को बेसिकली एजुकेशन देना मना था, मुस्लिम डॉटर्स को एजुकेशन के लिए रोका जाता था। उनकी शायद से उनके रिलीजन में बोला जाता है कि लड़कियों को मत पढ़ाओ या कुछ भी ऐसी चीज़ होगी। तो मुस्लिम एक बेगम थी ऑफ भोपाल इनकरेज वुमेन एजुकेशन, उन्होंने एजुकेशन वुमेन लर्न कुरान इन अरबिक। तो वुमेन ने कुरान लर्न करनी शुरू कर दी इन अरबिक। बेगम रोकेया शकावत हुसैन, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, स्टार्टेड स्कूल्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कैलकाटा। तो बेगम रुकया शकावत हुसैन जी ने, शी वॉज अ मुस्लिम, उन्होंने स्कूल स्टार्ट किया स्पेशली फॉर द मुस्लिम गर्ल्स इन कैलकाटा एंड इन पटना। उन्होंने ये स्कूल स्टार्ट किए अपनी और ताकि मुस्लिम्स की लड़कियां भी आए और पढ़े। By 1880 women started joining universities and became doctors and teachers। तो अब देखिए कितना चेंजेस आना शुरू हो गया, सीधी चेंजेस। अब 1880 में वुमेन स्टार्टेड जॉइनिंग यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंच गई, वुमेन बिकेम डॉक्टर्स एंड टीचर्स एंड एक्सेट्रा। ताराबाई शिंदे, एक ताराबाई शिंदे थी, उन्होंने एक बुक लिखी थी कॉल्ड एज स्त्री पुरुषा तुलना। आप इसको तोड़ के देखेंगे, स्त्री, स्त्री कौन होती है, स्त्री मीन्स वुमेन, पुरुषा पुरुष, पुरुष मीन्स मैन, और तुलना आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, तुलना मीन्स कैसे किसी को डिफ्रेंशिएट करा एक दूसरे को। तो स्त्री पुरुषा तुलना वॉज बेसिकली अ बुक रिटन बाय दी ताराबाई शिंदे जी ने लिखी थी, शिंदे जी ने लिखी थी। स्त्री पुरुष तुलना मतलब कैसे तुलना की जाती है औरतों और पुरुषों के बीच में, स्त्री मतलब स्त्री और पुरुष के बीच में। सो इज दिस स्लाइड क्लियर टू एवरीवन? वुमेन राइट अबाउट द वुमेन, मुस्लिम begums of Bhopal encourage women education and women learn Quran in Arabic. Begum Ruqayya Shakawat Hussain started schools for Muslims in Patna and in Calcutta. Tarabai Shinde wrote a book called Stri Purush Tulna. By 1880, women started joining universities and became doctors and teachers. तो अब हम इसको यहीं समाप्त करते हैं इस चैप्टर को अभी। तो बेसिकली अब हम पढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स, या क्वेश्चन एंड आंसर प्लीज़ नोट इट डाउन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट हेल्प रिफॉर्मर्स प्रमोट द न्यू लॉज। तो कैसे उनको नॉलेज फ्रॉम द एंशिएंट टेक्स्ट रिफॉर्मर्स को प्रमोट करने में सहायता मिली। द रिफॉर्मर्स ट्राइड टू कन्विंस पीपल दैट द विडो बर्निंग इज द सती, कास्ट डिस्टिंक्शंस, चाइल्ड मैरिज, कास्ट मतलब कास्ट में जो डिफ्रेंशिएटेड होते थे, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा हैड नो सैंक्शन इन द एंशिएंट टेक्स्ट। Their knowledge of ancient texts gave them immense confidence and moral support, which they utilized in promoting new laws. They did not get fear when people raised voice against the reformers they had brought. So the reformers tried to convince people that widow sati ko, caste distinction, differentiation, child marriage,
and had no section in the ancient text. And their knowledge of ancient texts gave them immense confidence and moral support, which they utilized in promoting the new laws. They did not get feared when people raised voice against the reformers they had brought. Question number 2. What was the plight of Indian women? मतलब क्या थी उनकी situation? This is talking about the situation. क्या थी उनकी situation of women at 200 years ago? 200 years ago, most of the girls, children in India were married off at early age, child marriage. In those days, both Hindus and Muslims men could not marry more than one, could marry one. तो पॉलीगैमी जो हमने पढ़ा ना, तो इसमें हमें 200 साल पुराने क्या क्या प्रथाएं चल रही थी वो हमने लिखनी है, जिसमें एक थी चाइल्ड मैरिज, एक थी पॉलीगैमी, और widows were expected to jump into the funeral sati. Widows were expected to jump in the funeral pyre of their husband sorry, and perform sati. Women did not give any right in the family property and no head. तो आपको ये चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. एजुकेशन and property rights. राइट तो हमने ये सब पढ़ लिया है. तो आपको इस सब के बारे में लिखना पड़ेगा, चाइल्ड मैरिज के बारे में, पॉलीगैमी के बारे में, सती के बारे में, एजुकेशन के बारे में और प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वर द रीजंस ऑफ अवेयरनेस अमंग द वुमेन? क्या अवेयरनेस थी वुमेन में? अवेयरनेस वॉज क्रिएटेड अमंग द वुमेन एंड द सोसाइटी इन जनरल एज पीपल स्टार्टेड रीडिंग मोर एंड मोर. जैसे जैसे लोग पढ़ना लिखना शुरू हो गए, न्यूज़पेपर्स, प्रिंट मीडिया का आपको सबके स्लाइड याद होगी, प्रिंट मीडिया की स्लाइड, उसमें ये सब होगा. पीपल स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, लीफलेट्स, पैम्फलेट एज दे वर मच चीपर नाउ. They help in debates and discussions about the social customs, practices which help in creating awareness among the people. ईश्वर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन मिस है. तो ये क्वेश्चन था हु वॉज ईश्वर चंद्र विद्यासागर. तो हु वॉज ही? Ishwar Chandra Vidyasagar was a Bengali scholar and a pillar of Bengal Renaissance. He was academic, philosopher, educator, printer, entrepreneur, writer, translator, reformer and finalist. मतलब इतनी सारी चीज़ें थी, इतनी सारी क्वालिटीज़ थी. His efforts was to simplify and modernize Bangla prose from very significant. He was rationalized and simplified Bengali alphabet. तो बेसिकली आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि उन्होंने क्या विडोज रीमैरिज का एक्ट भी पास करवाया था. ठीक है. सो हेयर वी एंड आर टॉपिक फॉर टुडेज क्लास. आपको अगर और कुछ लर्न करना है, सो यू नीड टू अटेंड इसी टॉपिक के बारे में. यू नीड टू अटेंड माई स्पेशल फ्री क्लासेज विच आर एवरी डे ऑन अनअकैडमी. ठीक है, आपको वो अटेंड करनी है मेरी क्लासेस. मैं आपको इसका प्रोसीजर बता देती हूँ कि क्या है मेरी लाइव स्पेशल क्लासेस में. आप इसका कंटिन्यू टॉपिक आप मेरे लाइव स्पेशल क्लास में पढ़ सकते हैं. लर्न रियल टाइम इंट्रैक्शंस विद चैट एंड इमोजीज. आप मुझसे चैट कर सकते हैं. यू कैन आस्क योर डाउट इन दी क्वेश्चन टैब और मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी. आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइव स्पेशल फ्री क्लास. ठीक है. फिर उसके बाद अनअकैडमी लाइव स्पेशल क्लास में हम MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्विज टाइम भी लिया जाता है, जिसके अंदर आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा और आप उसका आंसर देंगे फॉर बेटर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग. राइट. बेटर लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये पोल्स कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हैं. सो कम एंड कम्पीट विद योर फ्रेंड्स. सो हाउ टू ज्वाइन माय स्पेशल क्लास. अनअकैडमी लर्नर ऐप आपको डाउनलोड करना है फ्रॉम द प्ले स्टोर. राइट. प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है
ओपन द ऐप एंड क्लिक गेट स्टार्टेड। जब वो डाउनलोड हो जाएगी आपको इंस्टॉल करना है एंड ओपन द ऐप एंड गेट इट स्टार्टेड। एंटर दी मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है जिसमें आपका अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर उसके ऊपर आपको वन टाइम पासवर्ड आएगा, आपको वो डालना है। क्रिएट योर अकाउंट, एंटर दी डिटेल्स, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, स्टेट्स ऑफ रेजिडेंस, कहाँ रहते हैं आप, ये सब चीज़ें आपको भरनी है। फिर उसके बाद आपको व्हाट आर द गोल आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, तो आप 6 to 12 की जैसे क्लासेस में आते हैं कैटेगरी में, तो आप इसको अटेंड करेंगे। तो आप इसमें अटेंड कर देंगे CBSE क्लास 8 सेलेक्ट कर देंगे। डिफरेंट लैंग्वेजेस आर देयर इफ़ यू प्रेफर टू लर्न इट इन इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, ये सब लैंग्वेजेस हैं। तो आप जो सी आपको प्रेफरेबल लैंग्वेज लगती है आप उसके अंदर लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। Go to the description of this video and click on the special class link. जो भी आपको स्पेशल क्लास देखनी है आप उस डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं और स्पेशल क्लास लिंक को क्लिक कर सकते हैं। जब भी अगर आप बाय चांस वो क्लास भूल जाते हैं कि आज मुझे क्लास अटेंड करनी थी नेहा मैम की, तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा 10 मिनट पहले कि यू जस्ट हैव अ क्लास आफ्टर 10 मिनट्स, तो प्लीज़ ज्वाइन इट। सो यू कैन यूज़ माई कोड नेहा YT लाइव, आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर वो आपसे पूछते हैं कि एंटर द कोड फॉर द स्पेशल क्लासेस, यू हैव टू एंटर द कोड नेहा YT लाइव। ठीक है, आपको ये कोड यूज़ करना है और मेरी आप स्पेशल फ्री क्लासेस देख सकते हैं। अनअकैडमी के पास बेसिकली सब्सक्रिप्शन भी है, आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन भी खरीद सकते हैं। क्या है उस खास अनअकैडमी? लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, regular doubt solving, exhaustive coverage of syllabus, mentorship and guidance, study material, practice tests, live test series and the batch courses। तो ये सारे फीचर्स हैं बेसिकली अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के। आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और अपना पूरा कोर्स घर बैठे ही कंप्लीट कर लेंगे। आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज़ में पार्ट लेने का मौका भी मिलेगा। तो देयर इज़ ऑल्सो अ रेज अ हैंड फीचर जिसमें आप पर्सनलाइज हाईली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं फॉर एजुकेटर्स एंड लर्नर्स। ठीक है, जिसमें आप रेज हैंड कर सकते हैं क्लास के अंदर और मैं आपको 1-on-1 में जवाब दूंगी। वी कैन टॉक टू ईच अदर। So Unacademy test series are also going on for math, science and SST test series analysis चल रही है for 60 minutes and number of questions are 30 from 7th August to 26th of September at 1 PM. और चैम्पियनशिप फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रही है फॉर मैथ, साइंस, SST टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस फॉर 45 minutes and the number of questions are 20 for every Monday, Wednesday and Friday started from 22nd of August at 1 PM. Unacademy subscription prices are, the plans start as low as $696 only per month and all subjects are included in it. And my referral code is नेहा YT live। आप ये मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं नेहा YT live, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो फटाफट से खरीदो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन, राइट। तो देयर इज़ अनदर फीचर ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो, जिसमें आपको मिलेगा एक पर्सनल मेंटर, live doubt solving, attend exclusive live doubt solving to discuss your academy doubts, weekly reports, parents connect, study planner and all the benefits of an live classes from top educators, mock test, quizzes, structure batch courses as per exam syllabus। तो अनअकैडमी की आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान स्टार्ट्स एट 1446 only per month and all subjects are included। The referral code is नेहा YT live for getting 10% off। You can join me on नेहा YT live और मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं और 10% ऑफ मिल सकता है आपको अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। हमारे पास ग्रुप्स हैं टेलीग्राम के। मेरा ग्रुप है NS41 रॉकस्टार्स ऑफ नेहा मैम। आपको ये आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप जा सकते हैं और मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर एंड मोर लर्निंग। आपको पता चल जाएगा मैम की आज कौन सी स्पेशल क्लास है या क्या भी है। ठीक है, सो फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इटसेल्फ।
सो थैंक यू ऑल, आई होप यू ऑल इंजॉयड दिस इंटरेस्टिंग क्लास। आपको मज़ा आया इस क्लास में, हमने देखा कैसे वुमेन के ऊपर कैसे कैसे चेंजेस आने शुरू हो गए एंड न्यू मोर थिंग्स वर लर्न. So do join me on the special free classes also using my code NEHA YT Live. So thank you everyone. See you in the next class. Bye.